नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी ओपन कर लें ताकि दोस्तों आपको कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं जो कि कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर जरूरी खबर, अब ऐसे बनेगी पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन भोगी और कर्मचारियों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर रात की खबर है। कोविड-19 महामारी के कारण अगर उनकी पेंशन नहीं बन पाती है तो उन्हें प्रोविजनल पेंशन मिलने लगेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका ऐलान कर दिया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारी को नियमित पेंशन भुगतान आदेश पीपीएफओ जारी होने और वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन को 7वें वेतन आयोग के तहत पेमेंट होता है। एजी ऑफिस बदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक प्रोविजनल पेंशन का नियम नया नहीं है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसे प्रोविजनल पेंशन शुरू हो जाता है। पेंशन की रकम उसकी लास्ट जो सैलरी होती है उस पर निर्भर करती है। एक्चुअल पेंशन और प्रोविजनल पेंशन की रकम में खास अंतर नहीं होता है। महामारी और लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों का मुख्य दफ्तर में पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है या सर्विस बुक के साथ दवा फॉर्म संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवाने की स्थिति में वे ना हो तो उसमें पेंशन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसी को देखते हुए कार्मिक जन शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री सिंह के मुताबिक यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के लिए ज़रूरी है जो एक शहर से दूसरे शहर लगातार आते जाते हैं। इनके हेड ऑफिस, सैलरी अकाउंट दफ्तर दूसरे शहर में होते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उसे ऐसे तैयार किया गया है जैसे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी देरी के रिटायरमेंट के दिन से ही पीपीएफओ दे सके। हालांकि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण दफ्तर का काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारी को पीपीएफओ जारी नहीं किया जा सका है। लेकिन मौजूदा सरकार पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है। इसलिए CCS पेंशन नियम 1972 के तहत नियमित पेंशन पेमेंट में देरी से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है ताकि स्थायी पेंशन और स्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी रुकावट के नियमित पीपीएफओ जारी होने तक किया जा सके। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट आदेश जारी होने और दूसरा पेपर वर्क होने तक स्थायी पेंशन की रकम मिलती रहेगी। बढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की ओर। आप सभी को मालूम है दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन को 2 बार दोस्तों महंगाई भत्ता या पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है साल में, और इसी को लेकर इस बार काफ़ी अच्छी खबर आई है। इस बार आपका जो DA मीटर है वो बढ़ गया है, लेकिन ये आपको जुलाई 2021 में जुड़ करके मिलेगा, ये आपको अभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो DA मीटर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अंतर में जो बताया जा रहा है वो उसमें बताया जा रहा है कि आपका जो DA या DR है वो 3% बढ़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरी खबर को। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के लिए अच्छी खबर। जनवरी 2020 से जून 2020 के महंगाई आंकड़े जारी हो गए हैं। लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच 2 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे DA में 3% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि असल लाभ जुलाई 2021 के बाद ही कर्मचारियों को मिलेगा। बता दें कि सरकारी कर्मचारी को अभी 17% महंगा भत्ता मिल रहा है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे फ्रीज करके रखा हुआ है। सिटीजन बदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने जी बिजनेस डिजिटल को बताया है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगा भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पॉइंट पर तय होता है। जनवरी 2020 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 330 पॉइंट पर था, जो कि जून 2020 में बढ़कर के 332 हो गया है। इस हिसाब से DA में 3% की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगे भत्ते में फ्रीज करके रखा हुआ। साथ ही पेंशन की महंगाई राहत DNS रिलीफ यानी कि DR में भी दोस्तों ये भी फ्रीज करके रखा हुआ है। हरिशंकर तिवारी ने बताया कि पहले भी आपात स्थिति में महंगा भत्ता रोका गया है। उनके मुताबिक इमरजेंसी के समय 1975 में महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में उसे रिवाइज करके वापस जारी कर दिया गया है। एरियर भी नहीं मिलेगा दोस्तों। केंद्र सरकार के आदेश में साफ है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। 2021 में होगा फैसला। जुलाई 2021 में DA और DR को लेकर जो फैसला होगा, जिससे एक एक करके लागू किया जाएगा। सरकार पर होगा काफ़ी बड़ा खर्चा।
इस फैसले से सरकार को FY 2021-2022 में कुल 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट खबर की ओर, जो कि कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर जरूरी खबर। जानिए क्या है पे स्केल वेतनमान के नियम। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वेतनमान के नियम यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर आई है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए यह उपयोगी खबर है। सातवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी के लिए वेतनमान नियमों का एक पुलिंदा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारी और अन्य सभी सरकारी कर्मचारी जिन पे ये नियम लागू होते हैं वे इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। वे किसी भी लेवल लाभ या भत्ते की सुविधा को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसे मिस करने का मतलब अच्छा खासा नुकसान होगा। आज हम आपको सरकारी अधिसूचना के अनुसार 5 बातों का परिभाषा है और उनके संक्षेप में वितरण बता रहे हैं, जो कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रणाली में शामिल होने के लिए लागू होती हैं। इसमें मुख्य रूप तौर पर बेसिक पे, पे बैंड और पे ग्रेड या पे स्केल शामिल है। सातवें वेतन आयोग के रिपोर्ट में देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने अलग से बुक बनाई हुई है। ऐसे आप अपने यहाँ पर वेतन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेतन कर्मचारी अपने वेतन का सरल तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सातवें वेतन आयोग में जो पे मैट्रिक्स तय किए गए हैं, सरकारी कर्मचारी का वेतन गत 1 जनवरी 2016 को सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद बढ़ाया गया था। इस वेतनमान के बाद ग्रोस सैलरी में 14% की इजाफा हुआ था। बाद में केंद्र सरकार ने DA महंगा भत्ता भी देना शुरू कर दिया था, जिससे वेतन और बढ़ गया। पे मैट्रिक्स के आधार पर बनता है वेतन। नए वेतनमान में पे मैट्रिक्स के आधार पर वेतन तैयार होता है। पे मैट्रिक्स की व्यवस्था को फिटमेंट फैक्टर से जोड़ा गया। प्रारंभिक लेवल के कर्मचारी को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन मिलता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि पे मैट्रिक्स में लेवल 1 पर बेसिक 18,000 रुपये प्रति माह होता है। लेवल 18,000 पर 2.5 लाख रुपये तक प्रति माह होता है। यह व्यवस्था गत 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद छठे वेतन आयोग और सातवां वेतन आयोग में क्या क्या अंतर हुआ। 7,000 से 18,000, 13,500 से लेकर 35,400, 21,000 से लेकर 56,100, 21,000 से लेकर 56,100 और 46,100 से लेकर 1,18,500। तो आप यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हैं। बेसिक एक्सिस्टिंग बेसिक पे यानी कि मौजूदा मूल वेतन का अर्थ है कि निर्धारित मौजूदा वेतन पे बैंड और ग्रेड वेतन मौजूदा पैमाने में वेतन का भुगतान होना। सरकारी सेवक के संबंध में मौजूदा वेतन पे बैंड और पे ग्रेड का अर्थ है इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख पर सरकारी कर्मचारियों को लागू होने वाला पे बैंड और ग्रेड पे। एक्सिस्टिंग स्केल या मौजूदा स्केल का मतलब होता है उच्च प्रशासनिक ग्रेड। उच्च प्रशासनिक ग्रेड सर्वोच्च पैमाना इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख पर सरकारी सेवक के पद के लिए लागू वेतनमान और अन्य कैबिनेट सचिव के लिए लागू होता है। एक्सिस्टिंग पे स्ट्रक्चर या मौजूदा वेतन का संरक्षण का अर्थ है इन नियम को लागू होने से ठीक पहले की तारीख पर वेतन और पे बैंड ग्रेड वेतन और वर्तमान प्रणाली या पद के लिए सरकारी सेवक के लिए लागू होने वाला वेतनमान। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने फोर्थ इंपॉर्टेंट खबर की ओर, जो कि कर्मचारी और पेंशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपनी सैलरी को कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इजी होता है, आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस विभाग के हिसाब से सातवें वेतन आयोग में जो पे मैट्रिक्स बनाए गए हैं वे अलग हैं। बता दें कि सरकारी कर्मचारी के सैलरी 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन लागू होने के बाद से बढ़ी है। नया वेतनमान आने के बाद ग्रोस सैलरी में 14% इजाफा हुआ है। हालांकि बाद में मोदी सरकार ने DA देना शुरू कर दिया था, जिससे सैलरी और ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी के मुताबिक छठे वेतनमान में लेवल एंट्री तो बेसिक पे 7,000 रुपये था और वही DA 125% मिलता है, यानी कि बेसिक पे से ज़्यादा DA बनता था। बाकी भत्ते और कटौती मिलाकर कर्मचारी के हाथ में 14,775 रुपये के आसपास ही आता था। लेकिन सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। पहले दोस्तों छठे वेतन आयोग में जहाँ पे ग्रेड आपका 7,000 था, वहीं अभी 18,000 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं छठे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग में कितना अंतर था। जहाँ पहले छठे वेतन आयोग में 7,000 था, वहाँ अब स्टार्टिंग ही 18,000 से होती है। जहाँ दोस्तों आपका ग्रेड पे थोड़ा इंक्रीज होने के बाद दोस्तों 13,500 छठे वेतन आयोग में होता था, वहाँ अब सीधा
35,400 हो जाता है। तो आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं। साथ साथ नीचे बात करते हैं नए वेतनमान में पे मैट्रिक्स के आधार पर सैलरी बनती है। पे मैट्रिक्स का फिटमेंट फैक्टर से जोड़ा गया है। शुरुआती लेवल में पे मैट्रिक्स कर्मचारी को 2.57 मिलता है, उसके आधार पर सैलरी बनती है। यानी कि पे मैट्रिक्स में लेवल 1 पर बेसिक जो सैलरी बनती है वो बनती है 18,000, वही लेवल 18 पर यह 2.5 लाख प्रति माह बनती है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से लागू की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसा आपको कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी हुई खबरें अच्छी लगी। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी ओपन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।